हेलो, नमस्कार। मैं बीपी गुप्ता आज आप लोगों के सामने फटाफट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। उससे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गढ़ में। तो इसमें हम लोग यहाँ पर आज सीखने वाले हैं फटाफट सीरीज। आप लोगों को पता है फटाफट रिवीजन सीरीज क्या है? फटाफट रिवीजन सीरीज एक वैसा सीरीज है, इसमें हम लोग जो है एग्जाम पे पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है सो मिक्स क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, वैसा क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जो है इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से पहले एक बात बता दूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। अपना हौसला हमेशा जो है सो हाई बना के रखना। अगर आपको आसमान में, खुले आसमान में उड़ना है तो अपना हौसला को मजबूत बना के रखना। अपना हौसला जो है सो कभी भी किसी भी समय अपना हिम्मत मत हारना। तो आइए हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। और आज का तो आज के इस फटाफट रिवीजन सीरीज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है और ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिए। सीजीएल मेंस जो 29 जनवरी 2022 को हुआ था उसका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें ये कहा है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने मान लिया कि दो धनात्मक संख्या ए और बी है और इसका योगफल दे रखा है 65। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई जो होगा ए इंटू बी, इसका वर्गमूल आपका दे रखा है 26। तो यहां से ए इंटू बी का मान स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 676। आ रही है बात? बिल्कुल आ रही। अब आपसे पूछा इसके व्युत्क्रम यानी 1/a प्लस 1/b ये इज इक्वल टू कितना होगा? तो आप इसका एलसीएम जो है जो लोगे तो नीचे आपका क्या बनेगा ए बी और ऊपर में आपका बी प्लस ए। आपको ऊपर में दे रखा है बी प्लस ए का मान 65 और इसका मान है यानी 676। अब ये कटने वाला बिल्कुल कटेगा, ये कटेगा 13 पचे 65 और ये भी कटेगा 13 पचे 65 और 13 दूना 26। तो आंसर हो जाएगा 5/52 और इसका उत्तर हो जाएगा कितना? आंसर आ जाएगा 5/52 यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहां पर इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका है दूसरा जो नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि इस तरह के इस पैटर्न पे क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे। तो यहां पर ये कहा है कि एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लेता। तो ये तो स्वाभाविक है, यदि स्पीड जो है सो कम करेगा तो उसी दूरी को तय करने में समय जो है सो ज्यादा लगेगा। तो तो इस टाइप का जो प्रश्न अगर बनता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उस पर हम लोग जो है सो बनाते हैं। सबसे पहले आपका होता क्या है, दूरी इज इक्वल टू आपका होता क्या है, तो उसको आप लोग जो है सो लिखिएगा चालों का गुणनफल
यानी दूरी इज इक्वल टू आपका होता है चालों का गुणनफल और इसके जो है सो बट्टा में चालों का अंतर, चालों का अंतर कितना हो जाएगा, चालों का अंतर इनटू, यहां पर हमने लिया चाल का अंतर, तो यहां भी आपको लेना होगा समय का अंतर, समयों का अंतर। इस बात को आप लोग जो है सो लिख लीजिए, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जो है सो यहां पर है कि ये फॉर्मूला क्या है, जब हम इसमें संघर्ष बैच में टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये फॉर्मूला कहां से आया, क्या चीज है, उसके बारे में सारा डिटेल जानकारी लेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में आपको जो है सो कुछ चीजें ऐसे है जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो यहां पर ये होता है दूरी इज इक्वल टू चालों का गुणनफल अपॉन में चालों का अंतर इंटू समयों का अंतर। यहां पर ध्यान से देखिए, प्रारंभिक जो स्पीड है उसको हमने माना x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन बाद वाला स्पीड हो क्या जा रहा है, x माइनस 8 हो जा रहा है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 8 है, और इस समय 1 घंटा ज्यादा लग मतलब जो लग रहा है, इसका मतलब है कि पहले अगर समय 5 घंटा जैसे लग रहा था तो अब समय लगेगा कितना, 6 आवर। इसका मतलब 1 घंटा ज्यादा, मतलब दोनों के समयों का अंतर है। तो कितना है, यह आपका 1 आवर, और यह जो है किसके बराबर होगा, तो यह 240 के बराबर होगा, और यह आपका दूरी दे रखा है 240। तो यहां से इस बात को ध्यान से आप देखो क्या बना, x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 240 इंटू 8 बन गया। हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो हाँ या ना, यहां तक किसी को दिक्कत। अब हमको इसको इस फॉर्मेट में बदलना है, तो हम क्या इसको जो है 48 इंटू 5 जो है सो लिख सकते हैं 240 को, आप कहोगे बिल्कुल इंटू 8, तो ये हमारा हो गया 48 इंटू 40। अब हम यहां पर देखते हैं x इंटू एक्स माइनस 8, तो क्या यह 48 इंटू 48 माइनस 8 के फॉर्म में है, और यह भी x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो हाँ, तो अब की बार ये का उसका मूल, हाँ उसका मूल जो स्पीड है, उसका ओरिजिनल स्पीड है, वह कितना निकल के आया, तो आप कहोगे सर 48 निकल के आया। तो अब की बार ये कहा है कि अपनी मूल चाल से कितना जो है सो, यानी समय इक्वल टू होता है दूरी बट्टा चाल, तो उसका यानी दूरी है 480 और चाल है 48, तो कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे 10 घंटा उसका समय लगेगा। आ रही है बात। तो इसका ऑप्शन जो है नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा का आंसर हो जाएगा बी। यहां तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और उसको हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पर जो है सो अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा जो है सो कैलकुलेशन की मात्रा अधिक है, और आपके एग्जाम में कैलकुलेशन ही पूछे जाते हैं। तो यानी अब आपका क्वेश्चन नंबर जो है सो तीसरा आपके सामने है कि यहां पर यह कहा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% की छूट देकर बेचता है, हो गया, तो हाँ बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है। आपको एक बात याद जो है सो रखना है, एमपी और सीपी का जो रेशियो होता है, एमपी और सीपी का जो आपका जो है सो रेशियो हो जाएगा, ये 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस
और ये आपका हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। ये जो होता है एमपी और सीपी का रेशियो होता है। तो अब की बार यहां पर ये कहा है कि 20% का लाभ हो रहा है, तो अगर लाभ हो तो हमें प्रॉफिट लेना है, तो यानी 20% का लाभ, तो 100 प्लस 20, और यह जो है 20% का लाभ कब, जब 13% का छूट दिया जाता है, तो यह 100 माइनस 13 इसको लिखे। तो ये कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया 120 अनुपात और ये 87 हो गया। तो यहां पर जो है इस वस्तु का जो मार्केट प्राइस 100 कितना हुआ 120 और उसका जो अंक हुआ मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया 87। हाँ, तो उसके बाद यहां पर यह कहा है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि, तो इसमें अब की बार क्या किया है 10% की उसने वृद्धि किया है, तो यानी 87 का जो है 10% 8.7 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95 आपका 7 हो जाएगा, हो गया 95 आपका हो जाएगा 7। तो अब की बार ये कहा है कि उसे उस वस्तु को अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि लाभ पहले जितना ही हो। तो ये आपका जो है सो नया सीपी आ गया। अब हमको इस पर लाभ पहले जितना लेना है मतलब 20%, तो हमें इस पर 20% का लाभ जो है लेना, तो इस पर अगर हम इसका 20% बढ़ाएंगे, अगर हमें 95.7 में 20% का इंक्रीज करना है, क्योंकि नया सीपीए है और हमको जो है लाभ लेना है पहले जितना ही, तो पहले लाभ हमारा कितना था 20%, तो इस पर भी हमें 20% का लाभ लेना है, तो इसका मतलब कितना हमें सेल करना पड़ेगा, तो हमें 95.7 का 20% हम जो है सो निकालेंगे, तो यानी 95.7 का हम जो है सो निकालेंगे कितना मतलब 20%, तो यानी इसका जो है सो हो जाएगा, हाँ तो ये रहा आपका 95.7 का हम जो है सो निकालेंगे कितना जो है सो यानी 20%, यानी ये तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये रहा 95.7 का जो 10% होगा ये 9.57 और 20% इसका हो जाएगा 7 दूना 14 5 दूना 10 1 11 और ये 9 दूना 18 1 19 यानी 19.14 और इसको हमको जो है सो 95.7 में जोड़ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8 और ये दशमलव और ये जो है सो 9 5 14 और ये आपका हो जाएगा कितना जो है सो 10 1 11, तो आपका इतना आ जाएगा। ये रहा आपका जो है सो ये रहा आपका सेलिंग प्राइस नया। तो अब की बार ये कहा है कि यहां पर कितने % का छूट दिया जाना चाहिए, तो ये रहा आपका मार्केट प्राइस और ये रहा आपका सेलिंग प्राइस, तो यहां से इसमें कितने % का छूट दिया जाना चाहिए, तो यहां से आप जो है सो देख रहे हो 5.16 का छूट दिया जा रहा है, कितना पे 120 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा ये % आपका, ये रहा उत्तर, ये रहा आपका % डिस्काउंट। आ रही है बात, तो ये आप काटेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा ये जो है 6 और ये 6 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 0.648 और उसके बाद 36 इंटू 5%, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4.3% आपका उत्तर आएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा 4.3% आपके इस सवाल का आंसर आ गया। मुझे बताओ यहां तक किसी को डाउट, किसी को कोई समस्या
बिल्कुल नहीं। यहाँ पर यह कहा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% का छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो यहां से हमने जो है एमपीसीपी का रिलेशन निकाला, 120:87 आ गया। अब की बार ये कहा है कि उसका जो क्रय मूल्य में जो है सो कितना 10% इंक्रीज किया, तो 87 उसका सीपी था, उसमें 10% बढ़ाया तो 95.7 हो गया। आ रही बात। अब ये 95.7 उसका जो है सो नया सीपी हो गया। अब की बार कह रहा है कि लाभ पहले जितना ही होना चाहिए, अब डिस्काउंट कितना देगा तब। तो यानी पहले लाभ था कितना जो है सो 20%, तो अब हमको जो है सो 95.7 पे 20% लाभ लेके सेलिंग प्राइस निकाला, 114.84 आया। तो अब की बार फाइनल हमारा हुआ क्या, तो यानी 120 रुपया उस पे अंकित था और उसको 114.84 में बेचा जाता है। तो कितने का छूट दिया गया, तो 5.16 का छूट। कहां से 120 पे, तो 100 पे कितना आ जाएगा, तो 4.3 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग यहां तक इस बात को समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल को करते हैं। नेक्स्ट क्या है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्या है उसको आप लोग जो है पढ़िए और उसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर यह कहा, जब 38 केजी के भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों का औसत भार 2.8 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का औसत भार, रिक्वायर्ड उत्तर, यानी 38 केजी का कोई एक व्यक्ति था, वह जो है सो निकला उस समूह में से। अगर उस समूह में से 38 केजी का कोई व्यक्ति निकल जाता है और उस समूह में दूसरा व्यक्ति वापस आता है, तो उस दूसरे व्यक्ति का जो औसत भार 38 तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ उसने पांचों व्यक्ति का 2.8 केजी बढ़ा दिया। इसका मतलब पांचों व्यक्ति का 2.8 केजी उसी का होगा। तो यानी इसमें प्लस पांचों व्यक्ति का 2.8 केजी इसमें ऐड करेंगे। तो 38 प्लस ये 14, यानी कि आपका उस व्यक्ति का जो वजन था कितना था, 52 केजी वजन था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 52 केजी उस व्यक्ति का वजन हो जाएगा। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चंस क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते। तो यहाँ पर यह कहा है कि एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 सही 2/3 यानी 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3। तो यहाँ पर हो गया उसका एक्सपेंडिचर और यहाँ पर हो गया उसका सेविंग, और दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा इनकम। अब की बार ये कहा है कि उसका जो खर्च है उसके सेविंग से कितना है आपका, उसका अगर उसका सेविंग 3 है तो उसका खर्च इससे कितना अधिक है, 2 अधिक है, ये हो जाएगा 5, और इसका इनकम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार ये कहा है उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि। अब 8 का 44% निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो अपनी इच्छा से सब पे 0 चिपका दो, सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपका ये रेशियो है, रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब की बार ये कहा है कि इसका 44% बढ़ाना है, इसमें 44% की वृद्धि। तो सबसे पहले 80 का 44% जो है तो निकल के आएगा 35.2, इसका 40% 32, और इसका फिर जो है सो 4% 3.2, तो टोटल मिला के 35.2 का क्या होगा, वृद्धि होगा। तो
अब की बार ये कहा है कि उसकी मासिक, हाँ अब की बार ये कहा है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि। तो 50 में कितने की वृद्धि हो रही है? 60% की। तो 50 का 60% यानी 30 की वृद्धि हो रही है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इनकम में 35.2 की वृद्धि और उसका जो एक्सपेंडिचर उसमें 30 की वृद्धि। तो इस सेविंग में कितने की वृद्धि होगी? तो आप कहोगे सर 5.2 की वृद्धि होगी कि नहीं? अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बैलेंस बन गया। लेकिन यहां पर यह कह रहा है कि हमें मासिक बचत में 1040 रुपए की वृद्धि होती है। इसका मतलब मासिक बचत में यूनिट में 5.2 की आपका होता है वृद्धि। तो यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यह आपको 10 से 40 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट का जो है सो मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कहोगे 1040 बट्टा 5.2, ये आपका 1 यूनिट का मान आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या आरंभिक व्यय क्या है? तो एक्सपेंडिचर आपका 50 यूनिट है। 50 आपका क्या एक्सपेंडिचर है। तो ये कितना हो जाएगा? इससे ये तो ये तो 1 से इंटू 200, तो यानी हो जाएगा 50 इंटू 200। तो आपका कितना उत्तर आ जाएगा? 50 इंटू 200, 5 दूना 10 और 3 शून्य यानी कि 10,000 आपके इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। 6 नंबर कितना आसान है। आपका जो 6 नंबर प्रश्न है बिल्कुल आसान है, उसको और समझने की कोशिश कीजिएगा तो और भी आसान हो जाएगा। ये आपका MDH मसाले पे है। इसमें ये कहा है कि 4 पुरुष और 5 इसमें कहा है 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। 4 पुरुष हमने लिया और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ये रहा आपका टोटल वर्क। उसके बाद ये कहा है कि जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं 9 पुरुष और 6 महिलाएं उस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से हम जो है सो यानी पुरुष और महिलाएं की क्षमता जो है सो निकाल सकते हैं। तो ये कटेगा 5 से 2, ये कटेगा 5 से 3। अब की बार ये हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से जो है देखिएगा, 4 तिया जो है सो 12, ये हो जाएगा और ये 9 18, तो यानी 18 में से 12 घटा आएंगे 6 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ एम हो जाएगा और ये 5 दिया 15 और 6 दूना 12 यानी 3 W हो जाएगा। तो यहाँ से मैन और वोमेन का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1:2, यानी कि जो है सो आदमी की क्षमता 1 है तो आदमी की क्षमता 1 है तो औरत की क्षमता 2 है। अब की बार ये कहा है कि उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। अब की बार हमारे पास क्या, हमारे पास है 4 मेन प्लस 5 वुमेन उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। जबकि हमसे अब की बार ये पूछा है कि उस कार्य को 7 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं को, यानी उस कार्य को 7 दिनों आना कि X महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी होगी जब उस काम को 7 दिन में कंप्लीट करना है। तब आ रही है बात। तो यहां से अब हम देखते हैं 4 और ये मैन की क्षमता आपका 1 प्लस 5 वुमेन की क्षमता आपका 2 और ये आपका हो गया 15 और इज इक्वल टू X और W का जो है सो आपका हो गया 2 प्लस 4 इंटू 1 और ये आपका हो जाएगा 7। तो 7 से ये कटेगा, 7 दूना 14, 15 इंटू 2 यानी 30
और ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 4। तो यहाँ से x का मान जो है सो निकल के आ जाएगा, कितना जो है सो 13 निकल के आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि जो है 13 औरतों को सहायता करनी होगी 4 पुरुषों को। तो हमारा उत्तर आ जाएगा आपका डी। कितना आंसर आ जाएगा? डी आपके इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बताओ किसी को कोई समस्या? नहीं ना, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा पैटर्न को समझना है क्या। अब की बार है 7 नंबर प्रश्न, एकदम बिल्कुल आसान है, ध्यान से आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक का 56 गुना है। अगर उन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है, एलसीएम वह जो है 56 गुना है उसके एचसीएफ का, हो रहा। तो अब की बार ये कहा है कि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का जो योग है, एचसीएफ और एलसीएम का जो योग है वह 1700 है। तो यहाँ पर एचसीएफ को एचसीएफ ही रहने देते हैं और यहाँ पर एलसीएम के स्थान पे हम लिख देते हैं 56 एचसीएफ इज इक्वल टू 1700। ये हो जाएगा आपका 57 एचसीएफ और ये हो जाएगा 1710। तो ये कटेगा 19 से 19 इंटू आपका हो जाएगा 3 और ये 19 से कटेगा 19 इंटू जो है सो आपका जो है सो 9 हो जाएगा। तो अब की बार ये कटेगा फिर 3 से 30, यानी एचसीएफ का मान आ गया आपका 30। अब की बार ये कहा है कि यदि दो संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरा क्या है। तो आपको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर जो है सो एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगा वो निकालना। एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम आपका हो जाएगा 56 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 30 और इंटू एचसीएफ ये भी आपका हो गया 30 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 8 से काटेंगे, 8 सते 56, 8 से काटेंगे 8 तिरिक 24 और ये 30 से 31 कटा। तो यानी सेकेंड जो है सो नंबर हमारा आ गया 7 इंटू 3 210। आपके इस सवाल का आंसर आ गया। कितना आ गया इस सवाल का आंसर? 210। आई होप आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे, है ना। तो हाँ, तो अब आते हैं 8 नंबर प्रश्न। और 8 नंबर प्रश्न बहुत ही मजेदार है, उसको आप लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना बहुत ही मजेदार प्रश्न है और इसको आसानी से आप जो है निकाल लोगे। अब की बार ये कहा एक कप में रस और पानी, यानी 1 कप है जूस एंड वाटर, यानी पहला कप में क्या है? जूस एंड वाटर, यानी एक कप में रस और पानी का अनुपात कितना है? 5:2 है। हो गया। उसके बाद करा है कि उसके बाद करा उसी धारिता के दूसरे कप में उनका यह अनुपात 7:4 है, जबकि दोनों कप का जो आयतन है, धारिता है, समान है। लेकिन अगर रियल में यहां देखो तो ये 7 है और ये 11 है, यहाँ पे समान नहीं है। तो हमको समान बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए 11 से मल्टीप्लाई इसमें और ये 7 से मल्टीप्लाई इसमें। तो अगर 11 से मल्टीप्लाई इसमें हो करते हैं तो ये बन जाएगा 55 और ये बन जाएगा 22 और इसमें 7 से करते हैं तो 7 7 49 और ये बन जाएगा 7 चौक 28 आपका बन जाएगा। तो अब की बार करना है इन दोनों को मिलाइए। तो इन दोनों को मिलाने के बाद ये हो जाएगा जो है 9 5 14 और ये 5 4 9 1, ये हो जाएगा 104 और ये हो जाएगा 50।
तो कितना उत्तर आपका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको इसको अगर काटेंगे तो 52:25। लेकिन अब इस बात को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। लेकिन इस बात को ध्यान से आप देखिए, आपसे अंतिम में पूछा क्या, ये रेशियो किसका आ गया, ये रेशियो आपका आ गया जो रस और वाटर यानी जूस और वाटर का है। लेकिन लास्ट में हमसे पूछा क्या है, तो उस बर्तन में पानी का रस से अंतिम अनुपात क्या होगा, यानी पहले पानी उसके बाद हमको बाद में रस मतलब पूछा। तो यहां पर ये है कि वाटर टू जूस, तो सबसे पहले हमको जो है सो किसका रेशियो यहां पे चाहिए, पहले वाटर बाद में हमें क्या चाहिए, जूस। तो वाटर 25 हो जाएगा और जूस आपका 52 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चंस को ध्यान से अगर नहीं पढ़ के आंसर दीजिएगा तो आप जो ए ऑप्शन देके आसानी से इसका जो है सो निकल जाते, लेकिन इसका उत्तर आपका होगा डी उत्तर होगा। आप लास्ट में पढ़िए क्या है, इसमें पानी का रस से पूछा, लेकिन हमने जो है निकाला है इसमें जो है रस से, हाँ तो मतलब रस और वाटर का, तो वाटर का हम लोगों ने निकाला है ना। इस बात को समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये है और एकदम आसान है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 जो नंबर क्वेश्चन है ना बिल्कुल आसान है, इसको आप लोग कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए कितना होगा। कितना आंसर होगा मुझे बताइए। किसी का ए आ रहा है, किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी। भाई साहब क्या कर रहे हो, आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर एकदम आसान है। इसमें यह कहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता हो गया। तो यहां पर यह है कि 9 आपका क्या है, 20% का छूट दिया जाता है, तब उसको 20% का प्रॉफिट मिलता है। तो यहां से मुझे बताओ सीपी अनुपात एमपी क्या होगा लाभ के कंडीशन में। तो हमें हो जाएगा ये 100 माइनस डी और उसके बाद ये हो जाएगा 100 प्लस पी, लाभ के कंडीशन में पी होगा। तो ये 100 और ये माइनस 20 और ये आपका 100 प्लस आपका 20 यानी 20% का छूट 20% का लाभ। तो ये हो जाएगा 80 से कितना अनुपात 120, यानी इसको रेशियो बनाओगे तो 2:3। लेकिन यहां पर ये कहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 448 रुपया है, तो यहां पर देखो सीपी 2 यूनिट और ये 2 यूनिट का मान दे रखा है 448, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 224 रुपया। तो हमसे पूछा है इसका अंकित मूल्य क्या 3 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना है 224 रुपया, तो 3 यूनिट का मान आपका 672 रुपया उत्तर आ जाए। कितना आ जाएगा आपका 672, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होगा, सही उत्तर होगा। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 10 नंबर, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। इससे आसान अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो समझ लो ये आपकी बेइज्जती है और कुछ नहीं है। अगर इतना आसान क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ ले तो समझ लीजिए आपकी कुछ नहीं बेइज्जती है। तो इतना आसान कोई मतलब पूछेगा, इसमें क्या कहा 847 इंटू 385, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां पर देखिए 847 इंटू 385 इंटू उसके बाद क्या है 675 इंटू 30 25 है ना,
इतना आपका दे रखा, और इसका फैक्टर करना है किसमें, आपको 3, 5, 7 और 11। तो सबसे पहले हमें ये बताओ, इसमें जो है इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम जो है सो लिखेंगे क्या, तो क्या ये 7 से कट रहा है, तो आप कहोगे यानी बिल्कुल ये 7 से बिल्कुल कट रहा है, 7 इंटू 121। अब यह 121 को क्या हम 11 का स्क्वायर लिखेंगे, आप कहोगे बिल्कुल। उसके बाद ये आपका जो है कितना से 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 35 इंटू 11। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 35 इंटू 11 बराबर 350, या 35 को लिखेंगे 5 गुने 7, तो ये आपका हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 बन जाएगा, हो गया। उसके बाद ये आपका है 675, तो ये 25 से कटेगा, तो ये 25 से कटेंगे तो ये कितना 27, 25 इंटू 27। अब ध्यान से देखो 27 को लिखोगे क्या, तो 27 को आप लिखोगे 3 का पावर 3, और 25 को आप लिखोगे 5 का पावर 2, हो गया, बात खत्म। अब उसके बाद आपका आ गया 30, 25, तो ये भी 25 से कटेगा, तो 25 से अगर कटेगा तो 25 इंटू 25 इकाई 25, और ये 5 2 25 गुना 50, और ये 2 25 यानी 121, यानी 25 इंटू 121, तो 25 को हम लिखेंगे 5 का पावर 2 इंटू और 121 को 11 का पावर 2। अब आपको सबको सजा के लिख देना। सबसे पहले हमें बताओ सबसे छोटा यानी 3 का पावर कितना, आप कहोगे 3। उसके बाद कितना है 5, अब 5 का पावर कितना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3, और जो है सो यहाँ पे 2, कितना 5 का पावर 5। अब बताओ 7 का पावर कितना है, तो यहाँ पर कहोगे 1, और उसके बाद यहाँ पर 1 यानी 2 है। उसके बाद अगर 11 का पावर कितना, 11 का पावर यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1 यानी आपका कितना हो गया 3, और ये 2 5 हो गया, और यह आपका बराबर यहाँ पर ये दे रखा है 3 का पावर a गुने 5 का पावर b गुने 7 का पावर c गुने 11 पावर d, इतना आपका दे रखा है। तो अब की बार हमसे पूछा, यहां से अगर कंपेयर करो, यहां से कंपेयर करोगे a का मान 3, b का मान 5, c का जो है सो मान 2, d का मान आपका 5। अब आपसे पूछा है ए बी माइनस सी डी क्या होगा। अब आपसे पूछा है ए बी माइनस सी डी क्या होगा, तो मुझे बताओ ए बी यानी कितना 3 गुने 5 माइनस 2 इंटू 5, तो यानी ये हो गया 15 में से घटाएंगे 10, यानी 5 आपका इस सवाल का उत्तर आ गया। कितना आ गया, इस सवाल का उत्तर आपका आ गया 5। तो क्या आपको यहां तक किसी बात में कोई समस्या, क्या आप लोग यहां तक इस बात को समझ पाए हो? अगर हमारी बात को समझ रहे हो तो सबसे पहले लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।